हाँ जी, चलो बेटा ध्यान दो बेटा। हाँ जी बेटा फटाफट ध्यान दो। भाई बात नहीं कर दिया। लास्ट क्लास के अंदर आपको एडिशन थ्योरम पूरा बता दिया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, सब याद है सभी को? जो एक साथ अकर कर जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव। जो एक साथ अकर नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, एज वेल एज हाँ आगे कर। सर ये लाइट है स्कूल बड़े दिनों एज वेल एज आपका कुछ होगा, मुझे लगता है। अच्छा ठीक, हाँ जी। तो ए और बी का फॉर्मूला एक तो ये वाला था और एक ये वाला था, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी को कब लगाते थे? जब भी क्वेश्चन के अंदर कभी किसी क्वेश्चन में एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। किसकी प्रोबेबिलिटी? एटलीस्ट वन। समझ जाओ कि ए और बी आपको क्या करना है, ए और बी वहां पे आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। अगर कभी भी और की प्रोबेबिलिटी पूछे, समझ जाओ आपको क्या करना है, ए और बी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा ए और बी निकालने का ये भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है, डिपेंड करता है आपको डेटा कैसा अवेलेबल है। डन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिनमें एक साथ चीजें अगर नहीं करती, तो ए और बी निकालने के लिए बस ए प्लस बी होता है। और अगर एक्सक्लूसिव के साथ एग्जॉस्टिव बोल दिया, तो एग्जॉस्टिव का मतलब होता है सारे पॉसिबल आउटकम आ गए। क्या आ गए? तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी तो होगी, साथ के साथ ए प्लस बी का टोटल यानी कि वन भी होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी वन भी होगा। और ऐसा तभी होगा जब क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ कैसे हो? एग्जॉस्टिव। ठीक है। तीन इवेंट के केस का भी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को यहां बता दिया, और इसमें भी एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सब करवा दिया। फिर एक आध क्वेश्चन करवाया था, ज्यादा नहीं करवा पाया था क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो है सब में किसका यूज था? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो सभी बच्चे ध्यान दो प्लीज, हेडिंग बनाओ। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या बोला मैंने? हेडिंग बनाओ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आपको कभी भी वर्ड एंड कभी भी वर्ड एंड आएगा तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाना होता है बेटा। क्या लगाना होता है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाना होता है। और एंड का मतलब ए एंड बी, जो इंटरसेक्शन वाला साइन होता था उसको बेटा, जो इंटरसेक्शन वाला साइन होता था उसको क्या बोल देते हो? ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है, सुन लो भाई ध्यान से। इसको जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो दो होंगे। या तो बेटा जी ए एंड बी आर डिपेंडेंट, और या फिर आपका ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। या तो ए एंड बी आर डिपेंडेंट, या तो ए एंड बी आर डिपेंडेंट,
या फिर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। दो केस होंगे। जो लास्ट क्लास में करवाया था उसके बाद भाई यहां पे सुन ले मोहित, हमने इस समय क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तब ये लगाई जाती है जब एंड वर्ड आता है। जब और वर्ड आता है तो क्या लगाया जाता है बेटा, एडिशन थ्योरम। और जब एंड वर्ड आता है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और एंड का मतलब होता है ये इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला निकालना हो। अब ये फॉर्मूला इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो दो कैटेगरी में डाल दिया, या तो डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे आपके स्टडी आवर्स, मार्क्स जो है आपके मार्क्स आप डिपेंड करते हैं आपके स्टडी आवर्स, या फिर ऐसे समझ लें आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। क्या बोला, नंबर ऑफ क्वेश्चन, या नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बोलूंगा आस्क्ड नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई, आपने कितने ट्राई करे। ठीक है, जिसने जितने ज्यादा क्वेश्चन करे फॉर श्योर बेटा उसका पेपर उतना अच्छा होगा। ठीक है, जिसने जितने ज्यादा क्वेश्चन करे उसका पेपर उतना अच्छा होगा। हाँ, लेकिन एक कैटेगरी स्टूडेंट ऐसा होता है जो ना शुरुआत में बहुत पढ़ लेता है, फिर पता नहीं समवेयर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ऐसा लगता है, मतलब बोर हो जाता है वो पढ़ पढ़ के। वो कहता है यार हाँ पढ़ लूंगा, अरे पेपर आ रहे हैं, अपने आप से इंसान बोलता भी है ना, हाँ हाँ हो जाएगा कोई बात। और वो आगे का टाइम क्या कर देता है, खराब कर देता है। फिर वो होता तो उसकी कैपेबिलिटी तो होती है ऐसी कि टॉपर बन सकता है, लेकिन वो बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बीच में मतलब कहीं कोई पॉज आ जाता। खैर, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा हमें अच्छे से समझ में आएगा, और आपका बेसिकली पेपर भी अच्छा हो। अच्छा इधर देखो, ए एंड बी आर डिपेंडेंट, और दूसरा क्या बोला, ए एंड बी आर डिपेंडेंट और ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहां पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, और आपको पहले याद करना है, मीनिंग वगैरह बाद में बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ। सर वो डिपेंड करता है ना, मैं निकालना क्या पी ए या पी बी, मतलब ऐसा दोस्तों यहां पे दिव्यांश कहता है कि सर हमें जैसे दो फॉर्मूले लिख दिया आपने, है ना, ये भी ए एंड बी का है, ये भी ए एंड बी का है, तो ए एंड बी का कौन सा लगाना है, तो डिपेंड करता है। तो मैंने कहा कि बताओ आप क्या सोच रहे हो, कहते वो डिपेंड करता है क्या निकालना है, कुछ ऐसा कह रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों फॉर्मूलों से सेम ही आंसर आएगा। अच्छा, डिपेंड करता है हमें क्या दिया हो। समझ गया। क्या बोला, डिपेंड करता है अगर ए बाय बी दिया होगा तो मल्टीप्लाई किससे होगा, बी से। याद करने का तरीका देख लो, नीचे बी है तो मल्टीप्लाई किससे, और अगर नीचे ए है तो मल्टीप्लाई किससे, ए से। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, ये जो है ए बाय बी या बी बाय ए, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इनको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या मतलब होता है कंडीशनल का वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। क्या मतलब होता है कंडीशनल का वो भी बता दूं। और मैं आपको सही बताऊं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वो उस पर आ जाऊंगा मैं, लेकिन पहले ये चीज देख लो दोस्तों,
कि आपका जब इंडिपेंडेंट होते हैं ना ए और बी, क्या होते हैं? Independent. इंडिपेंडेंट। तो वहां पे ए एंड बी को निकालने का फॉर्मूला ये हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो फॉर्मूला याद करना है आप लोगों को, और इसमें क्वेश्चन करेंगे हम, लॉजिक उसके बाद समझेंगे, ठीक है? ये देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने बता दिया किसको कहते हैं, ए बाय बी या बी बाय ए को। दोस्तों ये देखो, अगर ए बाय बी लिखा है, निकालना पड़े तो यार इसी फॉर्मूले से बना देता हूं। ये देखो, ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और यहां पे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? बी से, तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में याद करने का तरीका ये बन गया कि अगर यहाँ पे बी है तो डिवाइड यहाँ पे किससे किया जाएगा? बी से। ठीक है, अगर यहाँ पे डिवाइड बाय ए है तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये याद करने का तरीका। और दोस्तों पहले ना बेसिकली याद ही करना चाहिए, याद करना चाहिए फॉर्मूलाज को, क्वेश्चंस करना चाहिए, फिर उसके बाद लॉजिक धीरे धीरे अपने आप भी समझ में काफी हद तक आई जाती है, ठीक है? मतलब मैंने कई बार देखा है कि मैं चाहता हूं कि पहले लॉजिक बता के कन्वे करूं, लेकिन ना वो हम तो अपनी तरफ से कन्वे कर रहे हैं, लेकिन ना शायद वो एज ग्रुप वाली बात है, या आपका ना आपके थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो। देखो मैं बताता हूं, जब मैं पढ़ूंगा तो मैं क्या मार्क्स के लिए पढ़ूंगा या नॉलेज के लिए पढ़ूंगा? लेकिन तुम नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते। आप समझना, मतलब हो सकता है शायद आप इसे नेगेटिव लोगे, नहीं नहीं सर हम नॉलेज के लिए क्यों नहीं पढ़ते, लेकिन यकीन मानो विलिंगली और अनविलिंगली कहीं ना कहीं आपके ना माइंड में शायद पेपर और मार्क्स जाते, कहीं उसकी वजह से ना स्टाइल है वो वेरी कर जाता। मैं पढ़ूंगा तो मेरे को क्वेश्चंस बनाने का कोई शौक नहीं होगा, मेरे को बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा फॉर्मूला। मेरा लॉजिक होगी कि हो क्या रहा है, ये मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये नीचे क्यों है, ये मल्टीप्लाई ऐसे क्यों है, मेरा दिमाग ऐसे चलेगा। अब ऐसी एक्सपेक्टेशन कई बार हम चाहते हैं आपसे भी रखें, क्योंकि अगर आपकी भी थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया तो तुमने तो पेपर का मजाक बना देना, लेकिन बन नहीं पाता लेकिन बन नहीं पाता, सोचता हूं बन नहीं पाता। फिलहाल देखो यहां पे, आई होप ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया सभी ने। अब क्वेश्चन पहले करेंगे। दोस्तों नाइन्थ क्वेश्चन तो करवाइए, यस सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आंसर आया था, यस 10th होमवर्क दिया था, यस सर, दिया कर लिया था यस सर। यार? फिर एक दो बच्चे बोल रहे बाकी ने नहीं करा क्या? कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूं। और यार दो तीन क्वेश्चन तो दिए थे वो भी नहीं करे यार, बताए क्या बेटा? अरे करा था 10 क्वेश्चन, किस किस ने करा है? हाँ भाई सिराज ट्राई करा था।
ट्राई करा था? अच्छा, तुमने ट्राई नहीं किया? आपने बेटा ट्राई नहीं किया? करा? ट्राई नहीं करा? तूने? आपने दोनों ने बेटा? मोहित? हाँ जी, ट्राई करा था? अब इधर देखिए, यहां पे इसमें लिखा है बैग कंटेन 12 balls which are numbered from 1 to 12. If ball is selected at random, what is the probability that the number of the ball would be multiple of 5 or 6? यार 5 और 6 बोल रहा है, और 5 और 6 का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 6। अब मेरी बात सुनो, अरे मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 12 तक की 12 नंबर तक की बॉल्स है। मल्टीपल ऑफ 5 में कोई तो कितनी बॉल्स होंगी? 2, 5 और 10। एक 5 नंबर की बॉल और एक, और मल्टीपल ऑफ 6 में एक 6 नंबर की बॉल और एक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5 के मल्टीपल के फेवरेबल 2 आउट ऑफ 12, 6 के मल्टीपल के फेवरेबल 2 और आउट ऑफ 12। अच्छा, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 5 और 6 दोनों का मल्टीपल हो, क्योंकि ऐसे नंबर जो 5 और 6 दोनों का मल्टीपल हो वो किससे चालू होते हैं? 30 से। और यहाँ पे तो बॉल ही कहां से शुरू है, मतलब खत्म कहां पर है? 12 तक। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आपका नॉट पॉसिबल लिख दो या 0 लिखो। मैं नॉट पॉसिबल लिख रहा हूं, लेकिन तुम क्या लिखो? 0। बस कितना हो जाएगा सॉल्व? हो गया, एलसीएम ले लेंगे 4, 12, कितना आंसर आ गया? अब देखो तुम्हें क्या दिक्कत थी, मुझे तो लग नहीं रहा वैसे मुश्किल कुछ। अब इधर देखिए प्लीज, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखते बेटा। अगला क्वेश्चन है, भाई बात ना करो, अगला क्वेश्चन है 11। और इसके बाद के क्वेश्चन फिर मैं तुमसे ही करवाऊंगा। ये देखो क्या लिखा हुआ और क्या पूछा हुआ है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, और ए और बी दे रखा है। आपसे ए बाय बी पूछा है। ए बाय बी बराबर क्या होता है? ए एंड बी अपॉन में बी। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है तुम्हें 2/3। आई रिपीट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है तुम्हें 2/, ए एंड बी नहीं पता, निकाल लेंगे यार। ये देखो कैसे निकालेंगे, ए और बी गिवन है आप लोगों को, और ए और बी का फॉर्मूला सबको पता है, ए प्लस बी माइनस ए एंड बी। ठीक भाई, यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? अब दोस्तों एक बात बताओ, ए और बी कितना दे रखा है? 3/4। ए कितना दे रखा है? 3/5। बी कितना दे रखा है? 2/3। ये इधर चला गया ए एंड बी,
ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो बेटा एलसीएम ले लें। कितना आएगा इनका? 60। यस सर। एलसीएम 60 आएगा तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 45। इस हिसाब से आपका आंसर कितना? 76 ना? कितना बना ये? 31 बाय 60। ठीक है, तो अब यहां पे भाई देख लो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आया है तुम्हारा, जो तुम्हें वहां पे चाहिए था। 31/60 और सबको पता होगा नीचे वाले फ्रैक्शन को चाहो तो ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो उल्टा करके। हाँ, ऊपर 31 और नीचे 40। 31/40 कौन सा आंसर है? देखना, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन 31/40 से यही आ रहा है ना? ठीक है, क्या समझ में आया कैसे करा? तुम्हें तुम थोड़ी लेट आई हो ये हाँ जी, आप लोग एक काम करेंगे, अभी के अभी करेंगे। 12th करो, 14th करो, 15th करो, 16th करो। 17 होमवर्क दिया था वैसे तो, लेकिन जो भी है आपका 11th मैंने करवा दिया। मैंने अभी बोला है 13 को छोड़ के आप सारे करो अभी जो इस पेज पे दिख रहा है। 13 को छोड़ के सारे करो जो इस पेज पे दिख रहा है। अब आप कर सकते हो, फॉर्मूला बता दिए गए हैं। अच्छा ठीक है, कहाँ से? 12 से। हाँ 12 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3। 2/3। किसी ड्राइव को करवाने में टीएस के यूनियन का दिया हुआ। कौन सा क्वेश्चन? आप सारे देख देख ले, ट्राई करेंगे। 12 से कोई कर दो, 12 से सारे। एक्सेप्ट 30।
ये दोनों कंडीशन है ये भी और ये डैश वाला बोलना भी देखो ये क्या है 16 ट्वेल्थ किस किस का हो गया? थोड़ा सा कम ए प्लस बी का मतलब नहीं पता? ए और बी होता है ना, सेट में ही बता दिया था। ए प्लस बी मतलब ए और बी, ए यूनियन बी। एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला यूज होगा। क्वेश्चन मार्क क्यों करें एक बार क्वेश्चन मार्क वहाँ पर क्वेश्चन 2 by 3 और एक हो गया ना 16 और 59 5 2 7 19 divide में 9 और 10 19 अपॉन में 15। अब हम ये निकालना थे कैसे करेंगे equals to समझ कितने में लग रहे हैं हो जाएंगे जो हो जाएगा अगर हो तो अच्छी बात तो अभी ये चल रहा कौन सा कर रहे थे बेंच? सर मैंने 16 कर लिया, अभी मैं 12 मैंने अभी 12 करा बाद में कर लिया। 12th नहीं करा?
12 नहीं किया सर 12 और 15 रह गया और दिक्कत है ये क्या? अभी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? तेरे को जो नहीं हो रहा उसको स्किप करके आगे बढ़ो। मैं करवा तो रही हूं पहले, लेकिन पहले तुम कर लो। फिर बताने की बजाय 15 करना शुरू कर दे। आंसर चेक मेरा तो 0 ये आ गया ना 99 बी ए प्लस बी मतलब ए यूनियन बी। एडिशन थ्योरम भाई, ए और बी। काजल कौन सा कर रही बेटा अब तू? तो 16 टाइम लगा 16 कर रही है, ठीक है। हरमीत पीछे आप कौन सा कर रही हो बेटा? आपसे फर्स्ट पहले वाले बेंच पे आप दोनों गर्ल्स। 12 हुआ नहीं। मोहित तू कौन सा कर रहा है? और तू? ये खुद कर रहा है मोहित या तू बता रहा है इसे? अर्शिया लास्ट वाली क्लास देख के आई थी, तो यानी कि तेरे को समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। 14 नहीं हुआ, बाकी 15 16 17 हो गए, ठीक है। कौन है ये क्या नाम था इसका? नमन है ना? नहीं, तमाम तमाम। हाँ, तू तो बीच बीच में छुट्टियां मारता रहता है, तो क्लासेस देख लेता है। तो अभी तो प्रोबेबिलिटी देख के आया था लास्ट क्लास वाली वीडियो, ठीक। तू कौन सा कर रहा है? आयुष, आयुष नाम है ना? 15 कर रहा है। आयुष नाम है ना तेरा? रिहान कौन सा कर रहा है? नहीं आपने मना कर दिया कौन सा कर रहा है? 12 वाला अच्छा 12 पूछ रहा है, कर थोड़ी रहा है तू। सर हो गया बस मेरा आंसर 0 वाला 0/15 तो 0 ही होता है। थोड़ी तो और तेरे को तो पता ही नहीं आता, पता ही नहीं होगा कुछ भी। ठीक है। पहले सर क्या हुआ? सर पहले तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे किससे? क्वेश्चन नंबर तो बता। 12th ना कर रहा हूं मैं। ये देखो प्लीज, जिसका 12th नहीं हुआ वो सिर्फ ध्यान दे, बाकी अपना काम करते रहे। हाँ भाई रियान देख ले तू।
तेरा 12th नहीं हुआ ना? हो गया सर। अभी तो 0/15 बता रहा था। फॉर्मूले नहीं लिखे ना वो अच्छा, डेटा सॉरी for two independent events A and B, what is A plus B? अरे A plus B का मतलब A और B। तो आपका यहाँ पे A और B कैसे निकलता है? हाँ जी, A की प्रोबेबिलिटी है 3/5, B की प्रोबेबिलिटी है 2/3। यार लेकिन A एंड B गिवन ही नहीं है। लेकिन A एंड B गिवन नहीं है तो एक इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि दोनों इवेंट्स कैसे हैं। जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो ऊपर फॉर्मूला देखो क्या था A एंड B का, A इंटू B। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे एलसीएम की अगर बात करें तो ये कितना आता है 15। तो ये आंसर आ गया आपका 13/15। लेकिन रिहान तूने भाई साहब कमाल कर दिया, क्या करा था 0/15। अब जिसने नहीं किया था 12th, क्या अभी समझ में आ गया क्या कैसे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 14। यार 14 किस किस का हो चुका है अभी तक? 2 3 4। 14 किस किस का हो चुका है? हो चुका है तेरा भी? अरे बताओ भाई 14 किस किस का हो चुका है, यानी कि बाकियों का अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे अभी कि ये वाला क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना। ये देखो यार A0 और B0 दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B0 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B0। 1 माइनस 2/3 क्या बचा? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ए और बी। तो ए और बी निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हो गया हमारा काम। देखो ए चाहिए था, ए मिल गया ए और बी के लिए। बी चाहिए था, बी मिल गया। अब क्या बचा है? ए एंड बी बचा है ना। तो ए एंड बी पता है कैसे निकालेंगे? यार तुम याद करो डी मॉर्गन लॉ। वैसे तो ध्यान रखना लिखना मत ये कभी, डी मॉर्गन लॉ सिर्फ सेट में होता है, प्रोबेबिलिटी में तो बस याद दिलाने के लिए बता रहा हूं कि हम क्या करने वाले हैं। डी मॉर्गन लॉ होता ही नहीं प्रोबेबिलिटी। ए नॉट यूनियन बी नॉट का मतलब होता है 1 माइनस, इधर देखो यहाँ ए नॉट है तो यहाँ क्या लिखोगे ए, या यूनियन है तो क्या लिखोगे, यहाँ बी नॉट है तो यहाँ पे क्या लिखोगे। तो दोस्तों ये आ गया 5/6, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी की वैल्यू भाई निकाल लेते हैं हम। 1/6 आंसर क्या है 1/6। लेकिन बेटा ये नहीं निकालना था आपको, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। और ए और बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ठीक है। ए जो है वो 1/2, बी जो है वो 1/3, और ए एंड बी जो है वो 1/,
4/6 ये करना था। और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ देख रहे हो तो ये मत सोचा करो कि ये तो बहुत लेंथी है, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखना होता, सब ये दिमाग में हो जाता है आफ्टर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, सो मेनी क्वेश्चन। कम क्वेश्चनों से माइंड में फॉर्मूला डेवलप नहीं होता। मतलब अगर मैं बात करूं, सुन लो, तो बीइंग अ टीचर पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, और जब बीइंग अ स्टूडेंट अगर बात करूं तो वहां पे भी क्लैरिटी जब आई थी, आ गई थी क्लैरिटी, वहीं आ गई थी, कॉन्फिडेंस वहीं से ही आ गया था, लेकिन वो आया तभी था जब क्वेश्चन बहुत बना रहा था। मतलब आप यकीन मानना, टीचर भी कितनी मेहनत कर ले, वो जब तक खुद से बैठ के जो क्वेश्चंस नहीं करते हम, लगातार करते रहते 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद टीचर चाहे आधा घंटा लगाए, ठीक है ना, हमारा जो वो 100 क्वेश्चंस का जब प्रैक्टिस होगी, फिर वो ऐसे माइंड में सेटल होता है कॉन्सेप्ट, फिर नेवर लुकिंग बैक, फिर भूलते नहीं जल्दी से। तो आप देखो, चमत्कार तो कुछ होना है नहीं, आप देख लो आप उस कैटेगरी में आ रहे हो या नहीं आ रहे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, जितने एक्स्ट्रा चाहिए मुझे बता दे। अगर तुम पहले आईसीआई और मेरी बुक के तो एक एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है, आप कहोगे कोई बुक, जरूरत तो होती नहीं, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता किसी भी बुक में, चाहे टेक्समैन पब्लिकेशन हो, चाहे एस चांद पब्लिकेशन हो, बहुत सारे पब्लिकेशन है, किसी बुक में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जितना है सब कुछ बता रहे। तो बेटर तो यही है, ठीक है ना। स्कैनर भी दे दिया आप लोगों को, है ना, तो इतना बहुत होता है। क्या बोला? इतना बहुत होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कर लिया क्या? कोई ऐसा बच्चा इसने ट्राई नहीं करा अभी? तो अब कुछ करेगा भी नहीं आज क्लास में, क्योंकि फॉर्मूला वाला पोर्शन निकल गया ना। समझ आ गया तो अलग बात है, लेकिन लिखी हो रखा है। ये देखो क्या लिखा है, ए और बी 2/3 है, ए 2/5 है। इंडिपेंडेंट लेकिन इंडिपेंडेंट बोल दिया ना, तो इंडिपेंडेंट मतलब ए इंटू बी। बी तो नहीं दिया हुआ। किसी को प्रॉब्लम? इसके आगे का काम तुम करो यार, मैं नहीं करूं। आगे का काम तुम करो, क्योंकि मुझे मन लगता है कुछ कुछ को इसमें भी प्रॉब्लम। फिर इसको हिट एंड ड्राइव को भी करो। कर सकते। जैसे करने का अलजेब्रा का कोई फिक्स पैटर्न तो होता नहीं है। आज में बोलते क्या ना, पहले हम वैल्यू निकालो, बस सब पी नीचे वैल्यू रिपोर्ट कर सकते। और क्या है? ऑप्शन में जो पी भी है वो खुद कर दे, जो ऑप्शन वो ऑप्शन होगा। ओके, पी ए इवन भी इक्वल टू मेरा बस लिख 2/3, और जैसे 2/3 आ जाए पी ए इवन है, वो आंसर होगा हमारा। फॉर्मूला लिखो प्लस वाले पहले भी लिखा है। मुझे लिखा था ना, कौन सा फॉर्मूला उनका आया जी भाई
पी को वैसे लाएंगे पी और टीवी में जैसे पहला ऑप्शन है फाइव रेजोल्यूशन ले लिया मैंने 5/9 क्या ले लिया 5/9 4/9 जैसे 5/9 ले लिया 5/9 ले लें और इसी तरह पता ही है मल्टीप्लाई करना है इंडिपेंडेंट कौन सा दिया इसका आंसर 4/15 है क्या 4/9 ट्राई कर 5/9 में ट्राई करूँ ट्राई ये भी हो गया तो तूने क्या तू आंखों में क्या आंसर है भाई 15 में 4 बाय आगे सबका क्योंकि अब तो कैलकुलेशन ही बची थी कोई बच्चा अभी कैलकुलेशन ना कर पाए हो बताओ जल्दी कर पाए ना सब ठीक है ये भी है चलो इधर देखो प्लीज भाई बात नहीं हाँ जी 16 करो 17 करो यार आपके दोनों हो गए ना और किसी का हो चुके 16 17 दोनों 16 हो चुके हैं अर्शिया ठीक है और तुम्हारा भी बेटा और 17 किसी का हुआ है आपका हो गया है पहले ही होमवर्क में दिया था हाँ सही कह रहे यहां बैठे बाकी बच्चे करो 16 और 17 और सिक्सटीन का आंसर क्या है बच्चों सी ऑप्शन है मैं कर देता हूं अब कर लिया होगा जिसने करना होगा भाई वेरीफाई कर लेना जिसने भी करा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी ऐसी प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं जिसका फॉर्मूला होता है ए एंड बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3 और b कितना था 3/4 तुम्हें पता है ये वाला फ्रैक्शन इधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके क्या होगा टू बाय फोर मतलब 1/2 ये ए एंड बी आ गया क्या आ गया ये
अब आपसे पूछा जा रहा है, बताओ बी बाय। इसका आंसर तो ए एंड बी है आपका 1/2 3 बार हो और ए कितना है। इस बार करेगा तो आपको पता ही नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई किया जा सकता है उल्टा करके इसे, तो ये कितना बचेगा 3/4। सी ऑप्शन। 17th क्वेश्चन देखो। सुनो भाई प्लीज। 17th क्वेश्चन में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है और ए एंड बी आपका प्रोबेबिलिटी सी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेशन ए नॉट एंड बी नॉट का आंसर। दोस्तों आप सबको पता है ए और बी बराबर होता है 1 माइनस, एज पर डी मॉर्गन लॉ, ए है तो क्या लगा दो ए डैश, यूनियन है तो क्या लगा दो इंटरसेक्शन, और बी है तो क्या लगा दो बी डैश। अब आपसे यही पूछ लिया गया, आपसे यही पूछ लिया गया, तो एक काम करो इसको इधर ले आओ 1 और 1 में से माइनस कर दो क्या ए और बी। तो दोस्तों ए और बी जो है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है। वन माइनस ए माइनस बी प्लस क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है बेटा बात ना करो प्लीज। फॉर 3 इवेंट्स ए बी सी द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए अकर। ओनली ए अकर का मतलब क्या हुआ कि आपका सिर्फ ए अकर करे, तो देख लो डी ऑप्शन। बी के ऊपर क्या लगा हुआ है डैश, बी के ऊपर क्या लगा हुआ है डैश, और ए पे नहीं लगा हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे ओनली। क्या बोलेंगे इसे, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, और अब थोड़ा ध्यान से देखो, जो ये अभी ये 2 क्वेश्चन है या और 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ये फॉर्मूला बेस नहीं है। क्या बोला, ये फॉर्मूला बेस नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान। चलिए इधर देखिए, लिखा है इट इज गिवन दैट फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज अ गर्ल। भाई 2 चिल्ड्रन वाली जो फैमिली है, ठीक है ना, उसके अंदर एक जो है वो क्या है गर्ल, एक जो है वो क्या है गर्ल। वैसे तो 2 चिल्ड्रन वाली फैमिली में क्या क्या हो सकता है, दोनों, पहला भी बॉय दूसरा भी बॉय, पहला बॉय दूसरी गर्ल, या पहली गर्ल दूसरा बॉय, दोनों या दोनों गर्ल्स, यही तो बोला है। जब इस क्वेश्चन ने बोला कि फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज अ गर्ल, एकदम से बता दिया कि भाई एक तो लड़की है, तो इसका मतलब ये 4 ऑप्शनों में से ये 3 एक ऑप्शन तो घटा दो कि दोनों बॉयज हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज बीइंग गिवन कि एक जो है वो क्या है गर्ल। बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी यही होती है, जब गिवन होती है ना कोई चीज, क्या बोला, जब गिवन होती है तो समझ जाओ वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। खैर अभी मैं इसे नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूं, फिर फॉर्मूले से भी सॉल्व करके बताऊंगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज ऑल्सो अदर, तो इसका मतलब अब वो पूछ रहा है कि दूसरा चाइल्ड भी क्या हो गर्ल, तो ये आपका फेवरेबल हो गया, यानी कि दोनों बच्चे क्या हो गर्ल हो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फेवरेबल बचा कितने में से? 3 में से। तो बेटा इस चीज के चांसेस क्या बनने चाहिए? 1/3। कौन सा आंसर आ गया? पहले बताओ, क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे फॉर्मूले के तौर पे करूं, आपसे पूछा जा रहा है इट इज गिवन दैट। एक बात देख लो, अगर कभी भी ये वर्ड आए गिवन दैट, या कभी भी वर्ड आए सच दैट, या कभी भी वर्ड आए इफ, या कभी भी वर्ड आए प्रोवाइडेड, ठीक है, तो बेटा ऐसे में ऐसा नहीं है बस यही होगा, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन इनको याद रखना, ऐसे में समझ जाना है किसका एक साइन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का साइन है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शायद लगेगी। अब सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब उसने बोला इट इज गिवन दैट अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज अ गर्ल, यानी कि वन ऑफ द चाइल्ड इज गर्ल, वन ऑफ द चाइल्ड इज गर्ल, व्हाट आर द चांसेस दैट द सेकंड चाइल्ड विल आल्सो बी अ गर्ल? तो ये गर्ल अपॉन में गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो फॉर्मूला क्या सिखाया हुआ है तुम्हें, तुम्हें नॉर्मली ए बाय बी का फॉर्मूला क्या सिखाया हुआ है? ए एंड बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां पे क्या लिखूंगा? गर्ल एंड गर्ल अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। मुझे बताओ, सिंगल गर्ल मतलब एक गर्ल, कौन कौन से ऑप्शन है? 1, 2 और, तो नीचे वाली प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/4, 3 आउट ऑफ 4। और गर्ल गर्ल मतलब क्या हुआ? 1 आउट ऑफ 4। तो सॉल्व करोगे तो आंसर दोबारा से क्या बन जाएगा? समझ गए? फॉर्मूले से भी करवा दिया, वैसे भी करवा दिया। अगला देखो, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कॉइन वुड शो अ टेल गिवन दैट? देख रहे हो फिर दोबारा गिवन दैट, साइन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, वो अलग टाइप के होते हैं। मेनली तो सही मायने में देखा जाए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो ये है, जो अभी पीछे तुमने करे थे ना क्वेश्चन, देख रहे हो ए बाय बी, बी बाय ए, जहां पे भी निकालना है ये वो है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे भी ये कंडीशनल ही कहलाता है। अभी वैसे इसे तो हम बिना नॉर्मली भी कर लेते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस बहुत बड़ा नहीं है। 2 कॉइन को टॉस करोगे कितने आउटकम होंगे? 2 की पावर 2 यानी कि 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कॉइन वुड शो अ टेल? एक तरीके से सेकंड कॉइन पे टेल आए, गिवन दैट, अच्छा सॉरी, जो गिवन होता है वो कहां लिखते हैं? नीचे। तो इसका मतलब गिवन दैट द फर्स्ट कॉइन हैज शोन अ हेड, तो हेड आए फर्स्ट कॉइन पे और टेल आए किस पे? सेकंड कॉइन पे। यार सब देखो, सबको पता है 2 कॉइन में क्या होगा? दोनों पे हेड, दोनों पे टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो बेटा एक बात बताओ, ये 4 है, फर्स्ट कॉइन हैज शोन अ हेड, क्या बोला? फर्स्ट कॉइन हैज शोन अ हेड, और सेकंड कॉइन पे क्या है? टेल। बस एक ही तो फेवरेबल है ना? लेकिन बेटा ये पहले से गिवन था हमें कि फर्स्ट कॉइन हैज शोन अ हेड, तो फर्स्ट कॉइन पे हेड कहां कहां पे आ रहा है? बस ये और ये। जैसे उसने बोल दिया फर्स्ट कॉइन हैज शोन अ हेड, बस यही दो तो इवेंट होंगे। अब इसके अंदर से फेवरेबल कौन सा होगा? जिसके सेकंड पे टेल होगा। तो एक फेवरेबल है कितने में से? 2 में से। तो आंसर 1/2 होना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन 0.5। क्या ऐसे इतना ठीक है, या मैं फॉर्मूला बनाऊं इसका? ठीक है ना? देखो जैसे ही उसने बोला फर्स्ट कॉइन पे हेड, तो उसी समय ये भी क्रॉस कर दो और ये भी क्रॉस कर दो, क्योंकि इन दोनों आउटकम्स में फर्स्ट कॉइन पे हेड नहीं है। फिर उसके बाद उसने बोला लेकिन सेकंड कॉइन क्या शो करे? टेल। तो ये फेवरेबल हो गया आउट ऑफ द टोटल 2, तो इसलिए 1/2। ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए आप लोगों को। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। अब मैं सेट बी पूरा कंप्लीट ही कर देता हूं, जिससे ठीक है ना, आसानी है भाई। आसान ही है वैसे तो। ये लो,
इधर देखो सभी, ये सारे क्वेश्चन एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बेस्ड नहीं होते। पेपर में एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाले क्वेश्चन आए तो वो तो आसान है आपके लिए, क्योंकि वो किस पे बेस्ड है, फॉर्मूला। और ऐसे वाले क्वेश्चनों को कैसे आता है, प्रैक्टिस से आता है। ये देखो, आराम से समझना, दो बॉल्स हैं जो कि आपका एक बैग में से निकाली गई है, और उस बैग में क्या था बेटा, 5 वाइट एंड 7 ब्लैक। दोस्तों समझने के लिए करो, देखो जैसे हम कभी स्कूल में मतलब सीए फाउंडेशन में हम ऐसे दिमाग लगाते थे प्रॉपर कि यार दो बॉल अगर निकाली जाए तो क्या हो सकता है दोनों क्या है, हो सकता है दोनों कैसी हो सकता है पहली वाइट और दूसरी ब्लैक, या ऐसा हो सकता है पहली ब्लैक और दूसरी, हो सकता है ना ऐसे चार केस। अच्छा, फिर ना क्वेश्चन कहता था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ डिफरेंट कलर। तो डिफरेंट कलर तो बस इसमें और इसमें। तो मैं उस समय पे खासतौर से 12th में तो परेशान होता था कि बस इसकी प्रोबेबिलिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्या पता है हमें दोनों ब्लैक आ जाए दोनों व्हाइट, कुछ भी आ सकता है जब बॉल निकालने बैठे तो मेरे को एक छोटी सी बात समझ नहीं आ रही थी स्कूल में। क्वेश्चंस कर लेता था, लेकिन मैंने कहा ना मेरा पढ़ने का स्टाइल थोड़ा सा अलग भी, मुझे लॉजिक पहले जानना होता था। तो बट वो मेरा सेटिस्फेक्शन कभी मिला नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सब क्वेश्चन से लॉजिक समझते थे। तो हमें हमारा पर्पस क्या था, लॉजिक पहले जानना। खैर, ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने पहले लॉजिक भी बताया, हमारे हिसाब से ही बताया। लेकिन फाइनली जब हमें हर जगह ऐसी सर्विसेज नहीं मिली तो फाइनली हमने फिर वही तरीका लगाया, हमने क्वेश्चन बनाए, खूब क्वेश्चन बनाए, तो लॉजिक अपने आप समझ में आए। और हाँ, पूरा पूरा लॉजिक जिसे कह सकते हैं वो तो तभी आया जब हमने पढ़ाने के लिए पढ़ना शुरू किया, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन बनाते ही नहीं थे हम, सिर्फ क्या, ऐसा क्यों, हर बात के पीछे क्यों। लेकिन वो मैं अगर सोचूं कि तुम भी वैसा सोचो तो शायद वो बनेगी नहीं बात, वो मेरी ही एक्सपेक्टेशन गलत। खैर यहाँ पे देखिए, 2 वाइट 2 ब्लैक, 1 वाइट 1 ब्लैक और 1 ब्लैक 1 वाइट, मेरे दिमाग में ऐसे चलता था कि यार ये ना बस इसकी दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, ये क्यों नहीं निकाल रही, ऐसा चलता था क्वेश्चन। फिर लेटर ऑन बड़ी सिंपल सी बात समझ में आई कि बेटा आपका नाम बताना, जब नाम पूछा है तो क्या बताएगा, नाम। जबरदस्ती अपना एज, वेट, फादर नेम, मदर नेम, प्रारंभिक शिक्षा पाठशाला से हुई, ठीक है ना, क्यों क्यों बताएगा, नहीं बताएगा ना बेटा, आपसे नाम पूछूंगा नाम ही तो बताओगी। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर जब साफ साफ से पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी किसकी, उन इवेंट्स की जिसमें दोनों बॉल्स कैसी हो, डिफरेंट हो, तो सिर्फ उन्हीं की तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे। जहां पे बॉल्स कैसी है, डिफरेंट है, जहां दोनों बॉल सेम हो जाए वहां पे प्रोबेबिलिटी मत निकालो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि जब टीचर्स या जो भी कोई पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि बस यही पॉसिबल है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे। नहीं, इनके भी चांसेस है, क्या बोला, इनके भी चांसेस है, और इनके चांसेस जो है वो आपका निकालने इसलिए नहीं है क्योंकि पूछे नहीं, बस, समझ गए। तो यहां पे आपका अगर हम बात करें तो देखो भाई, जब मैं बॉल बैग में हाथ डाल के एक वाइट बॉल निकालूंगा तो 5 बॉल्स में से कोई एक आएगी, 5 फेवरेबल है, आउट ऑफ द टोटल बॉल 12। एंड जब एंड वर्ड आता है तो मल्टीप्लाई, और जब और वर्ड आता है तो प्लस। फिर बेटा अगर ब्लैक बॉल निकालूंगा तो ब्लैक के फेवरेबल कितनी है, 7, लेकिन बॉल कितनी बचेंगी, 11, क्योंकि एक बॉल निकाल ली होगी ना मैंने पहले ही। अच्छा, या फिर चॉइस आ गई तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, ब्लैक के चांसेस 7/12 और व्हाइट के चांसेस 5/11। तो दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें जो 35 प्लस में 35 और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 132। तो 70 अपॉन में 132 और ये हो जाएगा आपका हाउ मच, 35 अपॉन में 66। ठीक है भाई, बताओ समझ में आई बात। सर ये एक बार और बता दो कुछ। क्या चीज तेरे को कंफ्यूज क्या कर रही है ये बता, या मैं दोबारा ही रिपीट ही कर दूं। दोबारा। बेटा देख,
जब दो बॉल्स इसमें निकालेंगे तो क्या हो सकता है, दोनों व्हाइट आ जाए, दोनों ब्लैक आ जाए, पहली व्हाइट दूसरी ब्लैक, पहली ब्लैक दूसरी व्हाइट। तो बेटा आपका मुझे एक बात बता, व्हाइट बॉल निकालने के चांसेस बताते हैं, फेवरेबल अपॉन में टोटल होता है, तो बता इसमें व्हाइट बॉल के चांसेस कितने होंगे फेवरेबल, 5 आउट ऑफ द टोटल बॉल 5। बेटा साइड पैर से हटा देना जरा बार बार। बेटा क्लियर है ये, 5/12 और ब्लैक बॉल के चांसेस कितने हैं, 7। 7/11 क्यों करा, क्योंकि एक बॉल निकाल चुका। ऐसे ही या फिर पहले ब्लैक निकलेगी, तो ब्लैक पहले निकलेगी तो 7 फेवरेबल आउट ऑफ द टोटल 12, और फिर व्हाइट निकलेगी 5 फेवरेबल आउट ऑफ द रिमेनिंग बॉल्स लेफ्ट, यानी कि 11। सॉल्व कर लिया आपने। प्लस इसलिए करा क्योंकि या तो पहली व्हाइट होगी दूसरी ब्लैक, या पहली ब्लैक दूसरी व्हाइट, चॉइस होती है ना, जब भी चॉइस होती है तो क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। और अगर माइनस होगा तो क्या? माइनस, माइनस के लिए क्या वर्ड, दो ही चीजें यूज होती हैं प्रोबेबिलिटी में, या तो मल्टीप्लाई या फिर प्लस, ठीक है ना, या तो एंड वर्ड होगा तो मल्टीप्लाई का यूज, और अगर और वर्ड होगा तो प्लस का, ठीक है। बाकी चलो और एक क्वेश्चन में ही नई बात बनेगी, और भी करने पे आ जाएंगे आपको। बेटा ये क्लियर है काफी हद तक। चलो और देखो, सेकंड करवा चुका हूं तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3 देखो सर, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। भाई यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम, कम से कम एक डिफेक्टिव, if 3 items are drawn randomly from a lot containing 6 item of which 2 are defective। दोस्तों एक बार खुद से पढ़ो क्वेश्चन, मैं सीधा समझा रहा हूं, खुद से पढ़ो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो, मैं बता रहा हूं। पढ़ लिया। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, कहता है 6 आपके कोई चीज के 6 पीस है, किसी चीज के 6 पीस है जिसमें से खराब कितने हैं, 2, तो बचे हुए 4 कैसे होंगे, गुड क्वालिटी वाले। कोई कंफ्यूजन यहां तक, आपने इन 6 में से बिना देखे 3 विड्रॉ कर लिए, 3 में से 2 कौन सा है? कितने विड्रॉ कर लिए, इस चीज के चांसेस कि इस 3 में कम से कम एक डिफेक्टिव तो होगा। देखो सबको पता है डिफेक्टिव कितने होते हैं, 2, तो यस ऑफ कोर्स हो सकता है एक डिफेक्टिव हो, ये भी हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो। अच्छा ऐसा बोलना कि सर ये लो, एक डिफेक्टिव 2 गुड क्वालिटी, 2 डिफेक्टिव 1 गुड क्वालिटी, तीनों के तीनों गुड क्वालिटी के, लेकिन तीनों के तीनों डिफेक्टिव, क्योंकि 6 में से डिफेक्टिव ही कितने हैं, सिर्फ 2। बता ये, ठीक है, यही 3 केस बने। अच्छा लेकिन हमसे कौन सा पूछा गया है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी। दोस्तों मुझे मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है ना टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो मैं वही करने वाला, मैं 1 में से इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं, लेकिन मैं क्या करूंगा 1 में से माइनस कर दूंगा कि एक भी डिफेक्टिव ना हो, मैं 1 में से माइनस कर दूंगा एक भी डिफेक्टिव ना हो। तुम्हें बल्कि ये देखना चाहिए एटलीस्ट 1 का, मैंने वो पहले भी लिखा हुआ है, 1 माइनस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। तो दोस्तों ये देखो 1 माइनस नन मतलब नो डिफेक्टिव, नन मतलब, तो मुझे एक बात बता, जब नो डिफेक्टिव होंगे तो तीनों की तीनों किसमें से आएंगी, गुड वाले में से आएंगी, है। तो गुड वाले हैं कितने, सुनो भाई, गुड वाले हैं कितने, फेवरेबल 4 आउट ऑफ द टोटल 6। ये पहला पहला आइटम विड्रॉ करा, डिफेक्टिव नहीं आया ना, दूसरा भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए, तो अब गुड क्वालिटी वाले कितने बचे, 3, और टोटल कितने बचे, दोनों किससे आए हैं, गुड क्वालिटी से, तीसरा भी कौन सा चाहिए, गुड क्वालिटी का,
क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहा हूं, नॉन डिफेक्टिव। तो अब देखो गुड क्वालिटी वाले कितने बचे हैं, 2, और आउट ऑफ द टोटल 4। इस ये पता है किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि तीनों में से कोई भी डिफेक्टिव ना हो, तीनों में से कोई भी डिफेक्टिव, तो तीनों में से डिफेक्टिव ना हो माइनस कर दो बेटा, ये कितना हो गया, 4 से 4, 3 दूनी 6, 1/5, यानी क्या बचा, 4/5। हाँ जी, क्या बचा, 4/5। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुन लो, यानी कि आपका, तुमने ना ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल के, तीनों गुड क्वालिटी वाले निकाल के 1 में से माइनस कर दिया। यार बोर्ड पे देख लो, जिसको नहीं आता है अच्छी बात है कर लेना, बाकी सब देखो बोर्ड पे। इन तीनों तीनों इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होना चाहिए था, 1। भाई इसके अलावा तो चौथा कोई इवेंट पॉसिबल नहीं है ना। जब तू इन 6 में से 3 निकालेगा, या तो एक डिफेक्टिव 2 सही, या 2 डिफेक्टिव 1 सही, या तीनों सही, यही पॉसिबल है। मैंने क्या करा, तीनों सही वाले के चांसेस निकाले और 1 में से माइनस करा। तो तुझे पता है किसके चांसेस निकल के आ गए, इन दोनों के चांसेस प्लस होके निकल के आ गए, कितने, 4/5। आ रही है बात समझ में। और इन दोनों में देख ले क्या है, या तो एक डिफेक्टिव या 2 डिफेक्टिव, और क्वेश्चन ने तो उससे क्या पूछा था, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आई होगी बात। अच्छा तुमने कहा ऐसे 1 माइनस रन करके ही होगा ये, नहीं, आप एक काम करो, ये लो, ऐसे कर लो, लेकिन वो लंबा केस बनेगा, लेकिन मैं करके जरूर बता दूंगा एक बार। ये देखो भाई, यार जब एक डिफेक्टिव, क्या बोला, एक डिफेक्टिव और 2 गुड क्वालिटी वाले हो, तो बेटा इसके ना 3 केस बनते हैं। ये देखो, डिफेक्टिव गुड गुड, गुड डिफेक्टिव गुड, गुड गुड और, समझ रहे हो बात को। तो दोस्तों सुनो, इसका तरीका देखो, पहले बताओ डिफेक्टिव के चांसेस। डिफेक्टिव थे कितने थे, 2, कितने में से, 6 में से। अच्छा जी, अब पहला आ गया, 3 निकालने हैं ना, दूसरा गुड चाहिए, तो 4 आउट ऑफ द टोटल, तीसरा भी गुड चाहिए, तो गुड कितने बचे, अब 3 आउट ऑफ द टोटल 4। लेकिन पता है तुम्हें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देख मैंने यहां पे क्या लिखा है बेटा, डिफेक्टिव गुड और गुड, जबकि तुम्हें पता है ना क्या क्या हो सकता है, गुड डिफेक्टिव गुड, गुड गुड और 3 केस बन सकते हैं। अच्छा सुनो, एक डिफेक्टिव, अब अगर मान लिया मैं कहता हूं 2 डिफेक्टिव और 1 गुड क्वालिटी, इसका मतलब क्या हुआ, डिफेक्टिव गुड डिफेक्टिव, इसके भी 3 केस बनेंगे। हाँ, अब ये देखो डिफेक्टिव के लिए, डिफेक्टिव पहले कितने थे, 2, कितने में से, 6 में से, फिर दूसरा भी डिफेक्टिव चाहिए तो 1, कितने में से, और अब क्या चाहिए, गुड क्वालिटी वाला, तो गुड क्वालिटी वाले कितने, 4 आउट ऑफ, लेकिन इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तुम्हारा आंसर ये पहले क्या आया था, 4/5.8 आया था, अब भी वही आएगा, देखो जरा, 4 से 4 कैंसिल, 3 इंटू 2, 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा, 1/5, और यहां पे देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 इंटू 2 6, और ये कितना आ गया, 3/5, दोनों का टोटल करो, 0. क्या कहते हो, आया समझ में। ऊपर वाला आसान था वो ठीक है, लेकिन वो अब आसान ज्यादा लगेगा जब ये वाला करवा दो, ठीक है, अब और आसान लगेगा जब ये वाला करवा दो, ठीक है। बाकी समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवा चुका हूं, 5th क्वेश्चन जरा बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ देखो, लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एंड एग्जॉस्टिव।
देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड अकर साइमल्टेनियसली? पता है क्या कह रहा है ये कि एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये बताओ उनके एक साथ अकर करने के चांसेस, अगर एक एक्सक्लूसिव है तो एक साथ कभी अकर कर सकते हैं? 0 तो इसका आंसर क्या लगेगा? 0। ठीक है, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव होते हैं वो एक साथ अकर, एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन थी दोज इवेंट्स विच कैन नॉट अकर साइमल्टेनियस। ठीक है भाई, साथ साथ नहीं अकर कर सकते। अच्छा एक काम करो, एक नोट लिख लो, एक नोट लिखो, और नोट लिखना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट। करो, देखियो पानी की बोतल ले ली बाहर। हाँ जी, एक नोट लिख लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट। Mutually exclusive events are always dependent. Are always dependent. Since occurrence of one event depend upon non-occurrence of another event. बुक का क्या कर दिया बेटा? Occurrence of one event depend upon non-occurrence of another event. मेरी बात सुनो, ये लाइन लिख ली, ये समझ लो ये लाइन में कहा क्या गया है। आप और आप जॉब के लिए जा रहे हो, तुम दिव्यांश और यहाँ पे ये गौरव, ठीक है, एक जॉब है, पहले बताओ दोनों में से दोनों को मिलेगी या एक को मिलेगी? एक जॉब है, एक बंदे की जॉब है, तो एक को ही मिलेगी। अगर गौरव सेलेक्ट हुआ तो दिव्यांश, और अगर दिव्यांश सेलेक्ट हुआ तो गौरव। तो दिव्यांश का सेलेक्ट होना गौरव के किस पे डिपेंड करता है? रिजेक्शन पे। और गौरव का सेलेक्ट होना किसके रिजेक्शन पे डिपेंड करता है? तो क्या ये दोनों एक दूसरे के रिजेक्शन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? तो क्या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को डिपेंडेंट बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 करवा चुका हूं, 7 करवा चुका हूं, 8 करके देखो अगर कर सकते हो तो, नहीं तो मैं करवा। कौन सा करते हैं? एक mutually exclusive सारी का सब ऑर्डर डालो। हाँ, भाई ये वाला लगेगा 3 इवेंट्स को, हाँ वो वाला मम्मी आगे और 3 के बाद मैंने सेक्शन जी
लिखा है ए बी सी थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। बता दिया था आप लोगों को कि जब चीजें एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव होती है तो ऐसे लिखवाया था फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू व्हाट। पता नहीं क्या है तो हमने के मान लिया। कर सकता हूं ना ऐसा, तो ए की जगह पे के लिख दूंगा और बी की जगह पे k/2 और सी की जगह पे k/3। आपसे पूछी किसकी गई है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या लिखा हुआ था? क्या कह रहा है तू गौरव? कुछ नहीं 6/11 तक आ गया था, मेरे को लगा 6 ठीक है, ठीक है। 8th हो गया, 9th करवा दिया, 10th करवा दिया, 11th करवा दिया, 12th भी करवा दिया, 13 बचा है, बाकी सारे इस चैप्टर से हो गए। आइए जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो बता के खत्म करते हैं इस चैप्टर। आज खत्म चैप्टर खत्म। देखो जी ये क्वेश्चन, अरे ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी है। सर ये चीजें नहीं आएंगी क्या सेट सी में और भी क्वेश्चन करवाना? अब जरा देखो प्लीज यार, ये अगर ए सर्कल है, ये अगर आपका बी सर्कल है, क्या बोला? ए एंड बी। तो बेसिकली आपका एक बात बताओ, ए एंड बी ए से भी छोटा होता है और बी से। आपसे पूछा जा रहा है कि ए बाय बी किसके बराबर है? ए बाय बी और पी बाय क्यू का रिलेशन। चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ए बाय बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, इसका फॉर्मूला ये था
ए एंड बी अपॉन में बी। B. अब तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो क्यू है, पक्का? दोस्तों डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या है? C. सी। डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है। अच्छा ये ए है और ये बी है, तो तुम मुझे बताओ ए की वैल्यू बड़ी है और ए एंड बी छोटा है ना? ए की वैल्यू क्या दे रखी है? बी। लेकिन ए एंड बी तो पी से छोटा ही होगा, तो इस वजह से ये वाला फ्रैक्शन बड़ा आएगा और ये वाला फॉर्म ए बाय बी छोटा। तो ये तो कंफर्म्ड हो गया कि आपका ए बाय बी छोटा होगा किससे? P by Q. बी बाय। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि मान लीजिए यही ए है पहले ना, जब पहले कभी ये क्वेश्चन जब आता था तब इसमें ये भी गिवन होता था कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्या गिवन होता था? ए इज नॉट इक्वल टू बी, कि पी और क्यू बराबर नहीं। अब यहां पे अगर हम बात करें, हम एक सर्कल बना रहे बी बड़ा और एक बना ले ए, तो बेटा अब जब ऐसा सर्कल बनेगा ना तो ए और ए एंड बी दोनों सेम होंगे। अरे बोलो, ए की वैल्यू पी है तो ए एंड बी भी क्या होगा? तो जब ए एंड बी भी पी होगा तो अब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। क्या हो गए? दोनों इक्वल। आ रही है बात समझ में? तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि आपका या तो पी बाय क्यू ए बाय बी से, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पी बाय क्यू ए बाय बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी से बड़ा होगा या फिर इक्वल। छोटा कभी नहीं बन सकता। आप कोई भी सिचुएशन बना लेना, छोटा कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो इसमें पूछ सकते हैं। गौरव, सर ये अगर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कवर करेंगे तो बी मेजोरिटी तो कर रहा है इस वाले केस में। तो इसमें कंप्लीट कर लेगा ना आपके को, लेकिन मेजॉरिटी तो मतलब ये लो, ऐसे कह रहे हो? ये लो, ये बी है और ये ए है और ये वाला एरिया ए एंड बी है। अभी तो ए एंड बी अभी भी ए से छोटा ही तो है, ये पूरा सर्कल ए है और ये उसका एक पार्ट ए एंड बी है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी और ये वाली वैल्यू छोटी। ठीक है, और भी घर पे बैठ के तो और भी सिचुएशन बना के देखियो, अगर तुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन है दोबारा नेक्स्ट क्लास में पूछ। ठीक है, अगर मन में वहम है तो अब जैसे मान लिया हल्का सा भी है, आया भी और नहीं भी आया, तो फिर वहां पे मान लिया क्वेश्चन पूछने के लिए बोले तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा अभी, तो बेटर है घर पे बैठ के तो अपने जितनी भी जो इमेजिनेशन है सब करके देख, फिर उसके बाद एक क्रक्स में पूछ ले कि बताओ भाई ये ऐसे ऐसे कंफ्यूजन है, बता दो। तेरा लेवल तो पहले समझे, वो आंसर तक पहुंचे। मैं आंसर तो अभी भी मैं इसमें 3 केस और बना दूंगा, फिर तो हो गया क्या, तू तो कहीं पे अटका हुआ था, मैंने 3 केस और बना के और कंफ्यूज कर दी, क्योंकि आप अभी वही वाली बात है, अब लेवल नहीं पहुंचा ना वहां तक समझने का। क्या कह रहे हैं, लेवल निकलेगा। चलो ये आपका मैंने करवा दिया आपको 13 भी, और बाकी सारे क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन बचे हैं 22 और 23। ये वही कॉन्सेप्ट है जो अभी करवाना है। अच्छा, सेट सी का मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड करवा दिया था, फोर्थ करवा दिया था, फिफ्थ सिक्स्थ बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप 7th करें। आप लोग अभी 7th करें और
मैं याद दिला दूं कि अगर कभी आपको 1 से लेकर 100 तक के बीच में, क्या वर्ड बोला, 1 से लेकर 100 तक के बीच में ये पता करना हो कि कितने नंबर 7 के मल्टीपल है, कितने नंबर 7 के, ऐसे क्वेश्चन हमने एपीजीपी में करे थे। तो इसका बेसिकली वैसे तो तरीका ये है कि 7 + 7 कर करके कैलकुलेटर में सिखाया था आप लोगों को, लेकिन वैसे तरीका, सबसे आसान तरीका ये होता है 100 को ना 7 से डिवाइड करो, 100 को 7 से डिवाइड करो, बताओ कितना आता है। और डेसिमल को इग्नोर करो, राउंड ऑफ नहीं, इग्नोर। 14.28 हो या 48 हो या 68 हो या 98 हो, बस 14 ले, ठीक है, समझ गए बात को। तो और अगर 1 से लेकर 100 तक के बीच में 11 नंबर, क्या कितने 11 के मल्टीपल है, 100 को 11 से डिवाइड कर दो, बस मैंने 100 बोला, इसमें क्या बोल दिया, 1000। अब ये क्वेश्चन खुद करो और मुझे आंसर बताओ क्या है। सेवन और 11 निकालना है, 7 और 11 का मतलब एडिशन थ्योरम, 7 और 11 का मतलब एडिशन थ्योरम। अरे बताओ कितना आया, इसमें ना माइनस करते वक्त तुम्हें दिक्कत आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 निकाल लिया, 14/1000, नहीं 14 नहीं, 142/1000, और 11 के लिए 90/1000, 90/1000। लेकिन ऐसे नंबर भी तो होंगे जो 7 और 11 दोनों के मल्टीपल होते हैं, 7 और 11 दोनों के मल्टीपल होते हैं, ऐसे नंबर भी होते हैं। तो ऐसे नंबर कैसे पता करें बेटा, 7 × 11 कितना होता है, 77। 1000 को 77 से डिवाइड कर दो, 12। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, 7 and 11। तो जल्दी से बताओ कितना बना, ये बन गया 142 प्लस में 95 बोला था ना, 90 बोला था, अच्छा 142 प्लस में 90 माइनस का 220/1000। ये सी ऑप्शन आ रहा है 0.22, हो गया ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 के अलावा क्वेश्चन नंबर 10 करके देखो, देखते हैं कौन कौन करेगा 10th। ये वाला क्वेश्चन करें नीचे वाला। अरे 100 ऐसे माइनस ये बताओ, आप लिखो, 11 प्लस अगले वाला 9 10 बोला यार स्टूडेंट
I'm a student. I am CS. And don't be And when my Yes, yes. ये करते रहो तुम ऐसी बात करोगे काम ठीक है सर काम तबियत क्या दीदी यू यार बिल्कुल है क्या तुझे मैंने कहा आज की सारी कक्षा अरे बढ़िया वरना बाकी पहली क्लास तो ली थी ना वो करना ये दो फॉर्म है जिसमें ये दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बस मल्टीप्लिकेशन तेरा अगर डिपेंडेंट होता है ना तेरा क्या होता है अगर नीचे और ये डी ए नीचे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? कितने चांस है कि अबे हिंदी करके मत बता ये बता क्या फॉर्मूला लगेगा ए और बी निकालना है ए एंड बी निकालना है ए बाय बी निकालना है बी बाय ए निकालना है क्या निकालना है? बोला आपने ऊपर वाला था नीचे वाला था नीचे वाला तेरा हमेशा का यही अरे मैं बॉल्स वाला कर रहा था तो ये निकाल दी बोलो नहीं पता ठीक है इसमें निकालना है ये देखिए इसकी अलग ही क्लास चलती रहती है सर से एक चीज बताओ छोटी सी चीज अब इधर देखो यहां पे आपको इस क्वेश्चन नंबर नीचे वाले इस क्वेश्चन में निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी अब यहाँ पे ये आर्यन जो है ये निकाल लिया इसने ए और बी और सी मैंने पूछा क्यों निकाल रहे ए और बी और सी तो कुछ बताने की शुरुआत करी दो शब्द बोल के चुप हो गया यानी कि ये बता नहीं पाया मुझे कि क्यों निकाल रहे हैं ए और बी और सी अब हालांकि मैंने भी बोल दिया आपको कि निकालना तो ए और बी और सी है लेकिन क्यों तो क्यों इसलिए क्योंकि ए और बी और सी एक तरीके से क्या हुआ एटलीस्ट वन क्या हुआ यानी कि इसका मतलब ए और बी और सी का मतलब है या तो ए करेगा या बी करेगा या सी करेगा या कोई दो करेंगे या तीनों के तो ये कौन से केसेस होंगे जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है हर हालत में और इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा ए और बी और सी को ए और बी और सी को निकालने का तरीका बेस्ट क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट एंड सी नॉट और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/3 बी है 1/5
1 by 3 ना सर 1/4/5 ए नॉट है ना तो 1/3 और बी नॉट है तो 4/5 और सी नॉट है तो 1/2। अबे यहाँ पे ए नॉट बी नॉट और सी नॉट से मल्टीप्लाई करना है ना। ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है? ए नॉट एंड बी नॉट एंड सी नॉट की, और तू प्रोबेबिलिटी उसमें एक ही डाल रहा है। कितना हो गया बेटे? तो ये चांसेस किसके हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही होगी, चाहे ए करे या बी करे या सी करे, कोई दो करे या तीनों के तीनों करे, एटलीस्ट वन। तो बेटा आप सबको बहुत प्यार बताया हुआ है यार, कर लिया था बहुत बढ़िया। क्या हुआ? सी आ रहा था आप भाई तो ये नहीं बोलना कि उसको गलत किया या सही किया, किया था क्या समझा नहीं, क्या हुआ? आपने बोला तरह से कि हुए कोई क्या रेडी हो फिर कितने मार्क्स का है चापल? 5 मिनट। अरे 14 क्वेश्चन करो अभी, क्वेश्चन नंबर 14 और 18 करो। काफी लॉजिकल दिमाग नहीं लगाना, बस फॉर्मूले याद करने हैं, वो करवा दूंगा, लेकिन पहले ये करो, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये थोड़े वैसे है ना लैंग्वेज वाले। 18 चलिए मैं करता हूं क्योंकि टाइम हो जाएगा, फिर बाद में रह ही जाएगा क्वेश्चन। ये देखिए भाई प्लीज, फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 30%, 40%, 50% फेल्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन आते ही तो ये वाला साइन लग जाएगा, लेकिन फेल के चांसेस है कि कम से कम एक में फेल, पहले ही बोल दिया ना उसने।
तो जल्दी बताओ, फिजिक्स में पास होने के चांसेस 70, केमिस्ट्री में पास होने के चांसेस 60। अच्छा, और डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, यहाँ पी नॉट है तो पी यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, सी नॉट की जगह सी, कितना 50%। आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, इफ एन एग्जामिनी सेलेक्टेड रैंडम, एक एग्जामिनी को सिलेक्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड इन फिजिक्स, कि वो फिजिक्स में पास होगा, इफ इट इज नोन दैट, इफ वर्ड आते कंडीशनल, वो किस में फेल है, केमिस्ट्री। दोस्तों ए बाई बी, जब फॉर्मूला ऑफ ए बाई बी लगेगा ना, तो ऊपर क्या आता था, ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या होगा, पी एंड सी नॉट, है ना, और नीचे सी नॉट है तो क्या आ जाएगा, सी। अरे बोलो ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट यानी कि 40 तुम्हें गिवन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एंड सी नॉट याद करो, अगर तुम्हें, अच्छा मैं नीचे कर देता हूं अगर दिख नहीं रहा ना, याद करो तुम्हें, ये तुम्हें मैंने पहले ही बता रखा है, पहले भी ये सेट में ही बताया था, प्रोबेबिलिटी में बताया था लास्ट क्लास में शायद, ओनली पी ए, क्या ये, अरे यही तो मतलब है, फिजिक्स में पास और केमिस्ट्री में फेल, तो क्या मतलब हुआ, ओनली पी, एग्जैक्टली पी। और इसका तरीका क्या होता है कि पी वाले सर्कल में, यानी कि जो बच्चे फिजिक्स में पास है उनमें से माइनस कर दो वो वाले जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास है, तो कौन से बचेंगे, फिजिक्स में पास और केमिस्ट्री में फेल। फिजिक्स में पास वाले कितने हैं, 70, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास वाले कितने हैं, 50। डन, यस। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आ गया ना। घर पे दोबारा देखना जिसने भी नहीं किया, ये वाला करके दिखाओ 18, या एक काम करो, लिखो 18 होमवर्क लिखो, बस। और अगली क्लास में करवाऊंगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है 10 मिनट का, वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के बाद अब इंडेक्स नंबर करवा लिया तुम्हें, यस सर, लेकर वो सर दिखा। और अब हमें कौन सा चालू करना चाहिए, कोरिलेशन बाकी है, कोरिलेशन, परम्यूटेशन बाकी है। कोरिलेशन, और हाँ कर लेंगे, कोरिलेशन रिग्रेशन करेंगे अगली क्लास में, क्या करेंगे, कोरिलेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्टैट साथ साथ पढ़ो, ठीक है। ये कवर हो गया, मैथ्स दोबारा से रिकॉल करवा के बढ़िया से पेपर हो जाएगा, एक बार में चांसेस होंगे पूरे पूरे क्लियर कर, ठीक है। कल एक बच्चा मिला, मतलब ऐसे ही था, नॉन मैथ्स था, और अब मुझे तो बहुत ऐसा नहीं लगता था कि बड़ा अच्छा या इंटेलेक्चुअल वाली बात, बट कल मैंने पूछा, वो आया था क्लास के अंदर कहीं पे, तो मैंने पूछा बेटा कितने मार्क्स आए, तो जैसे मैंने तुम्हें एक बार पहले ही बताया था, एक बच्चा और भी था, तो लेकिन देखो दोनों तरीके की कैटेगरी यार, हर तरीके के बच्चा है। मैंने पूछा कि बेटा कैसा रहा स्कोर, कह रहा बस लॉ में दिक्कत थी सर, लॉ में पास नहीं हो पाया, बाकी सब में पास हो गया। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसका भी वो वाला हल ना हो कि बाकी सब में पास हो गया लेकिन आए कितने, 40-40। तो मैंने पूछा कि सबसे पहले मेरा ही सब्जेक्ट पूछा, मैंने कहा मैथ्स में कितने, कह रहे 75। फिर मैं समझ में आ गया, मैंने कहा नहीं इसका मतलब बात वो नहीं है, मैं खुश, बात वो है अगर मान लिया कोई बच्चा लॉ में फेल हो रहा है और मैथ्स में 90 भी लिया है तो क्या फर्क पड़ रहा है, फिर वो रिजल्ट ना चाहे 99 भी लिया है ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर वो रिजल्ट शो करने लायक जैसा नहीं रहता, फिर वो रिजल्ट, यार एक बात बताओ ना, मान लिया मैं ही एक अपने स्टेटस में ही फोटो, उसकी मार्कशीट की फोटो लगाऊं, क्या लगा दूं, मैथ्स में 99 या 100 में से 100, और नीचे क्या लिखा हुआ है, फेल। तो आप समझो ना, फिर वो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो मेरा ऐसा कोई क्राइटेरिया कभी है ही नहीं कि मैथ्स में 100 में से 100 लाओ और बाकियों पे ध्यान, भाई ऐसे क्यों बोल, तो बेवकूफी है जो करता भी है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मुझे बस अपने से मतलब है, तो तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम बच्चे की जिंदगी तबाह कर रहे हो। एक ही सब्जेक्ट में कंसंट्रेट करवा के सब पे कंसंट्रेट करो। हाँ जिनमें दिक्कत होती है, नॉर्मली मैथ्स में होती है, लॉ में थोड़ा सा
हाल फिलहाल का रिजल्ट जिस तरीके से आ रहा है तो ध्यान ज्यादा देना ही देना चाहिए। कहीं पे भी बेटा वो ऐसे फायदा ही नहीं। आप फेल कोई किसी भी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स हुआ चाहे आसान है, चलो उसमें ही हो गए, तो हम अकाउंट्स में लिया है 100 में से क्या फर्क पड़ रहा है यार। कहीं 100 में से सर डिस्प्ले में लगा पाएंगे कि हाँ देखो हमारे बच्चे के 100 में से 100 है, नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फेल है वो बच्चा। तो बात है सब सब्जेक्टों पे ध्यान दो। और बाकी हाँ ये समझ में आ गया, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड 75 मार्क्स लेकर आ रहा है ना। आसान पेपर कह लो या मुश्किल लाने वाले तो मैथ्स बैकग्राउंड वाले उसमें कितने ला रहे हैं, 35 36, लेकिन वो ऐसे थोड़े से लेजेंड वाले बच्चे हैं क्योंकि वो अकाउंट्स में 20 ला रहे हैं, ठीक है ना। वो लेजेंड वाले बच्चे हैं। खैर आप लोग सेट ए ट्राई कर सकते हैं। सेट ए ट्राई करना, पता है कहां तक ट्राई करना? जहां तक हो नहीं, वो जो मैंने बताया ना छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो वाले क्वेश्चन थे कॉमन। अरे तुम लोग करके आना 36 तक करके आना, जो नहीं होंगे सेट ए बस। सेट बी पूरा करवा दिया मैंने, एक एक क्वेश्चन। सेट ए पूरा 36 करके आना, जो नहीं होंगे यहां करवाएंगे, और आपका वो जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है वो और करवा के आपको फ्री करेंगे और कोरिलेशन चालू करना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थर्टी को थोड़ा कितना हो जाएगा? 30 सारी